Hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub. So today we are going to start our class from the last point where we left in previous video. So those who have not seen the previous video yet, you can go in the description and see our previous video of chapter 3 part 1. So today we are going to start part 2. तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से दिए गए समीकरण युग्म का अगर हम बीजगणितीय हल निकालते हैं तो उसका हल कैसा निकलेगा, यानी कि उसके हल जो होंगे एक्स वाई के जो वैल्यू आएंगे हमारे सामने वो एक ही वैल्यू आएंगे या अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं या फिर वैल्यू आएंगे ही नहीं, तो किस प्रकार के कंडीशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक तालिका बना रखा है, इसे हम लोग पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में समझने वाला है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे कि अनुपात अगर इस तीन में से किसी भी परिस्थिति में रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम लोग पहचानने के लिए समझ चुके थे। आज हम लोग समझेंगे कि अगर उसको हम बीजगणितीय रूप से हल करते हैं, यानी बीजगणितीय निरूपण उसका किस प्रकार से होगा और ऐसे समीकरण युग्म को हम कहते क्या, मतलब उस तरह के समीकरण युग्मों को क्या नाम दिया गया, ये भी हम लोग समझेंगे। तो इन तीनों ही कंडीशंस के लिए अनुपात हमारे सेम वही रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं कि अगर अनुपात ऐसा रहता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनता है, प्रतिच्छेद करता हुआ बनता है, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी कहते हैं। और अगर तीनों ही अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो उसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, संपाती रेखाओं के रूप में, यानी कोइंसाइड करते हुए, ठीक है, यानी कोइंसिडेंट रेज हमको मिलेंगे वहां पे, लाइंस। और ये अगर इस रूप में रहे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप में, तो उसका ग्राफ जो है हमें समांतर रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में उसका ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर इस तरह के कोई समीकरण युग्म का हम बीजगणितीय तरीके से हल निकालते हैं, जो हम लोग पीछे सीखे हुए थे, प्रतिस्थापन विधि नाम सुने थे, प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्र गुणन विधि या फिर विलोपन विधि, इन विधियों से अगर सरल करें तो उनके मान जो आएंगे वो कैसे आएंगे। तो अगर समीकरण युग्म इस फॉर्म में है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसे समीकरण का जो हल निकलेगा वो केवल एक हल होगा, यानी x का भी कोई एक ही वैल्यू आएगा और y का भी कोई एक ही फिक्स वैल्यू आएगा। इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, यानी कि आप केवल एक हल कहो या अद्वितीय हल कहो, बात एक ही है। अगर इंग्लिश में कहें तो ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसे इक्वेशंस के सिर्फ एक सॉल्यूशन ही निकलते हैं। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके जो है हमें अपरिमित रूप से अनेक हल देखने को मिल सकते हैं, यानी x के भी कई सारे ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं जो उस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे और y के भी ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं जो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से अनुपात रहे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलता है, यानी x और y का वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे, नो सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। तो इस तरह के समीकरण युग्म जो भी होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को, फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का कोई समीकरण युग्म हमारे पास है तो यहाँ पर अगर आप a1 और a2 और b1/b2 को अगर आप चेक करो, रेशियो इसका तुलना करें, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे भी एक है, तो तुलना करेंगे तो 1/2 और इधर से क्या आएगा 1/3। तो क्लियरली ये आपस में बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी समीकरण युग्म हमें दिया गया है तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत समीकरण युग्म, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। तो जिनके हल निकलते हैं, जिस भी समीकरण के हल निकलते हैं, चाहे केवल एक हल निकले या अनेक हल निकले, उन्हें हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और हिंदी में इसके दो नाम है, संगत समीकरण युग्म या इसी को हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। और अगर अनेक हल निकल रहे हो, कोई ऐसे समीकरण युग्म हमारे पास है जिसका अनेक हल निकलने वाला है, तो उसे हम लोग संगत समीकरण युग्म
कहते हैं, या फिर उसको हम लोग आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि किस परिस्थिति में समीकरण युग्म को क्या कहा जाता है, ठीक है। और जिसका कोई हल नहीं निकलता है उसे हम लोग असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो असंगत समीकरण युग्म कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। तो इसलिए ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी है कि किस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा और ऐसे समीकरण को कहते क्या। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेशियो आपके लिए है वो है ये a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे तो आपको सारा ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसा अनुपात रहेगा तभी उसका केवल एक हल निकलेगा, यानी x और y का कोई फिक्स वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के रेशियो के फॉर्म में जब इक्वेशंस रहते हैं तभी हम लोग उसको किसी बीजगणितीय विधि, ठीक है, जो अलजेब्रिक मेथड्स है उनसे हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। और इसके अलावा भी कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको ये प्रश्न दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये संगत है या असंगत है। तो अगर संगत या असंगत हमसे पूछा जाए, मतलब कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो पहले हमें इसके रेशियो की तुलना करनी होगी। तो इसके सभी गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको लेंगे एक साथ और इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद जो कंडीशन आएगा उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसे संगत या असंगत कह देंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन आता है तो समीकरण को हम संगत समीकरण युग्म कहेंगे, और अगर ये कंडीशन आएगा तो उसे हम असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। इसी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर आप देखें तो इसका रेशियो जो है a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के फॉर्म का है। तो आप समझ चुके हैं कि इसका ग्राफ अगर बताना शुरू करें हम लोग कैसा बनेगा तो प्रतिच्छेदी बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसके पूछ दिए जाए कि कैसा हल होगा इसका, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर केवल एक हल भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संगत असंगत से संबंधित, या ग्राफ कैसा बनेगा इससे संबंधित, या फिर इसका बीजगणितीय हल किस प्रकार का होगा इससे संबंधित, तो इन तीनों ही आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप इन अनुपातों को जांच करके बता सकते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग सीखते हैं बीजगणितीय विधि से हम किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो बीजगणितीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के तीन प्रमुख विधियां हमें सीखनी है। अगर पहले विधि की बात करें तो वो है प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद हमें सीखना है विलोपन विधि, और उसके बाद हमें क्या सीखना है, वज्रगुणन विधि। ग्राफीय विधि से भी सरल करने के लिए हमें सीखना है, तो उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में कि किस प्रकार से किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, और वज्रगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी समीकरण युग्म जो है a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 इस रूप में रहता है, वैसे ही समीकरण युग्मों का हम जो है x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीजगणितीय विधि से सरल करके हम लोग ऐसे ही समीकरण युग्मों का x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई समीकरण आप सरल करें तो पहले आप ये जांच लें रफ में या फिर थोड़ा सा देख करके कि क्या वो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के रूप का है या नहीं, ठीक है। अगर वो इस रूप में रहेगा तभी हम उसे किसी विधि से आगे सरल करने की सोचेंगे, ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो हम उसे किसी विधि से सरल नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे एक समीकरण है हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसे जांच करते हैं इस कसौटी पर तो a1 का वैल्यू यहाँ हमें 7 नजर आ रहा है और a2 का वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर b1 का वैल्यू -15 और b2 का वैल्यू 2।
तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 7/1 और -15/2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो समीकरण युग्म दिया गया है वो इस रूप में है, इसलिए हम इसे अब प्रतिस्थापन विधि से सरल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सरल करने के लिए हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो नाम से ही आप जैसे समझ सकते हैं, प्रतिस्थापन कहने का मतलब कि किसी एक को दूसरे के बदले रखना। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण को, चाहे तो आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, किसी भी एक समीकरण को एक चर के रूप में दूसरे चर का मान दिखाना है आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे सरल करके दिखाऊं, जैसे मान लें कि हमने समीकरण 1 को सरल करने का सोचा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को सरल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को सरल करने पर तो अब हमें करना क्या है, इसे सरल करके तो किसी एक चर को इधर रखना है और बाकी सभी पदों को बराबर के दूसरे तरफ लेके जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे पास समीकरण में दो चर है, एक x और दूसरा y। तो मैंने क्या कहा कि किसी एक चर को, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, यानी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चर को बराबर के इस तरफ रखना चाहते हैं। ठीक है, इस दो चर में से किसी एक को इधर रखना है, बाकी जितने भी पद हैं उन सभी को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पर x को इधर रख रहा हूं और बाकी जितने भी पद है उनको मैं बराबर के उस तरफ लेके जाने वाला हूं। तो समझिएगा कि किस प्रकार से ये कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले x को चूंकि हमें इधर रखना है, तो x के अलावा यहाँ जितने भी पद हैं जैसे कि -15y 7, इन सबको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो अगर हम इस -15y को उधर लेके जाते हैं तो इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 + 15y। अब इसके बाद 7 के अलावा x के अलावा 7 रह गया है, तो अब इस 7 को भी उधर लेके जाएंगे। तो चूंकि ये 7 गुना में है, उधर जाके आप समझ पा रहे होंगे कि ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर 2 + 15y/7। ये हमारे लिए बन गया तीसरा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया कि x का मान जो है वो हमने y के पदों में दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है, यानी जिस समीकरण को अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अगर आप 1 को सरल करके ये वैल्यू प्राप्त करते हैं तो ये वैल्यू आपको 2 में रखना है, और अगर आप 2 को सरल करके कोई वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को आपको 1 में रखना है। ये बात ध्यान रखनी है, यानी जिस समीकरण को आप सरल कर रहे हैं इस वैल्यू को आप दोबारा उस समीकरण में नहीं रखेंगे अभी। ठीक है, जिसमें नहीं सरल किए हैं आप उसमें रखना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण 3 का वैल्यू जो है उसे हम 2 में रखेंगे। यस, यानी समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर ये मान को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पर आप रखने पर की जगह ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 3 को प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जहां यहाँ पे x है उसके जगह अब हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि क्या है, पहले से x + 2y = 3। अब इस x के जगह हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये x का मान ही है ना, 2 + 15y/7, तो इस x के जगह उस वैल्यू को हम लोग रख लेंगे, 2 + 15y/7। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर +2y है तो +2y लिख लेंगे बराबर 3। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ बटे में 7 है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब अगर इसे हमें आगे सरल करना है तो हम भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, तो आइए भिन्न का जोड़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ भिन्न का जोड़ करें तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 15y और प्लस 7 दूनी 14y बराबर 3। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहां से इसे सरल करते हुए हमें y का मान निकालना है। ठीक, तो ये 15y और 14y जुड़ जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 29y बराबर, ये 7 भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो हम इसे 3 × 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 29y बराबर जो है क्या हो जाएगा, 7 × 21, और इसमें ये 2 जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर कितना होगा,
21 में 2 घट गया 19 और बटे इधर से 29 गुना में इधर आके भाग, यानी 19/29 ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब ये जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, इस y को हम लोग यहाँ समीकरण 3 में रख देंगे और उसको रख के जैसे ही हम उसे सरल करेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सरल करके। तो क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में इस y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो x जो हमारा है वो क्या है, 2 + 15y/7। अगर इसमें हम लोग रखते हैं ये वैल्यू तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 15, y का वैल्यू है 19/29 और बटे में 7। अब इसे हम इधर सरल करते हैं। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 15 गुना 19 करेंगे, ठीक है, 15 गुना 19/29 और बटे का 7। अब अगर इसे हम लोग सरल करते हैं तो ऊपर पहले भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 29 दूनी 58 प्लस 15 × 135 का 5 हाथ में 13, यानी 15 × 15 13 28/29 गुना इसे हम लोग 1/7 लिख सकते हैं पलट करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे अगर इसे हम जोड़ लेते हैं तो 8 × 5 = 13 का 3, फिर 8 × 5 = 13 14 का 4, मेरा 1 2 1 3/29 गुना 1/7। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 से कट जाएगा। तो आइए देखते हैं कटा करके, 7 चौके 28, 6 शेष रह गया, 6 और 3 63, 7 9 63। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया, 49/29। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सरल कर सकते हैं जब वो किस रूप में रहे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के रूप में रहे, ठीक है। तब हम इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आप समझ लें, पहले आप दिए गए दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेकर के क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेंगे। अब ये चर आप कौन सा रखते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x रखना चाहते हैं या y। कहने का मतलब कि पहला चर आप इधर रखना चाहते हो या दूसरा चर, ठीक है। इसके बाद ये मान जो भी आएगा उसे आपको उस समीकरण में रखना है जिसको आपने अभी तक सरल नहीं किया। यानी अगर आप समीकरण 1 को सरल करके ये 3 बनाते हो तो ये वैल्यू आपको 2 में रखना है, ठीक है। और अगर आप ये समीकरण 2 को सरल करके 3 बनाते हैं तो ये वैल्यू आपको 1 में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिस्थापित करने के बाद इस मान को आपको जो है सरल करते हुए एक चर का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चर का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये मान जैसे ही आपको प्राप्त होगा एक चर का, इसका वैल्यू आपको इस समीकरण 3 में रख लेना है। उस 3 में जैसे ही आप इस समीकरण के वैल्यू को रखेंगे तो उससे आपको दूसरे चर का मान भी कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी सवाल को सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और छोटा सा उदाहरण। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है a - b = 3 और a/3 + b/2 = 6। तो इसमें से क्या करना है, किसी भी एक समीकरण को हम लोग सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा समीकरण 1 है तो समीकरण 1 को सरल कर लेते हैं। समीकरण 1 को सरल करने पर अगर हम इसे सरल करें तो हम a बराबर लिख सकते हैं 3 + b। समझ पा रहे होंगे आप, ये b इधर माइनस में है, इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब चूंकि यह समीकरण हमने 1 से बनाया इसलिए इसको रखेंगे कहाँ, हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे 2 में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 में 3 को प्रतिस्थापित करने पर, आप ये भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, या आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, जो आप लिखें। तो अब समीकरण 2 हमारा है क्या, a/3 + b/2 = 6। अब अगर इस a की जगह हम लोग को क्या रखना है, 3 + b, तो 3 + b/3
प्लस बी बटे 2 बराबर 6। अब यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग, 3 और 2 का लघुत्तम। आइए लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो ये 2 से गुना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस बी प्लस 2, 3 से गुना होगा ये, तो 3 इंटू बी 3b बराबर 6। दिस इंप्लाइज ये 6 इधर भाग में इधर आके गुना हो जाएगा और इस 2 से ये दोनों को ही गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 प्लस 2b प्लस 3b बराबर 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार से ये 6 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5b बराबर हमारा मान हो जाएगा 36 माइनस 6। इसका मतलब है कि b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36 में 6 गया 30 बटे, अगर हम लोग b का मान निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं b बराबर ये कट गया 5 एक का 5 6 वर्ग में, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इस b का मान हमें क्या रखना है, समीकरण 3 में जो हमें प्राप्त हुआ था। तो अगर यहाँ समीकरण 3 में b का मान रखें, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, या इसी को आप लिख सकते हैं b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, b का मान रखने पर। तो यहाँ पे चूंकि a बराबर था 3 प्लस b, यानी कि 3 प्लस 6 कर लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से a का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग सवालों को सरल करेंगे आगे के एक्सरसाइजेस में। तो अगर आपको आज का ये प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।